वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और इसीलिए उनका फर्स्ट पार्ट रिलीज करूंगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी रिलीज होगा सो दैट कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था वो सारा का सारा डिस्कशन का जो न्यूमेरिकल बेसिस है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं कि जो थ्योरी हमने सीखी है लास्ट लेक्चर में उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे न्यूमेरिकल्स को हैंडल किया जाता है, कैसे उसका रीड किया जाता है और वहां से जो हमारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको लिखकर सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने बोर्ड पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस सीरीज का नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बेस्ट 20 न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? A particle is projected from ground at some angle with the horizontal. Let P be the point at the maximum height. At what height above point P should the particle be aimed to have range equal to maximum height? तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम है इसका। Let's say this is point P, तो उसके ऊपर एम होगा। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट P, राइट? यहां से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन किया गया है। सो ये जो इनिशियल स्पीड होगा इसका जो एम है कुछ यहां पर है, इस पॉइंट पे है। सो आपसे पूछा गया है एट व्हाट हाइट अबव पॉइंट P, तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन बतानी है, ये वाली इंफॉर्मेशन कि ये कितनी हाइट होगी जिस पॉइंट को एम किया गया। ऑलराइट, छोटी छोटी बातें डिस्कशन में लाते हैं। ये होता है मैक्सिमम हाइट और यहां से लेके यहां तक हो गया r/2, रेंज का हाफ। ओके, इस पॉइंट को ए पॉइंट लिख लेते हैं। डाटा क्या कहता है? टू हैव रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, तो रेंज को मैक्सिमम हाइट के बराबर रखें। अगर हम r इक्वल्स टू h लिखें तो यहां से देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। रेंज का फॉर्मूला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप सबको पता होता है। क्या लिखा जाता है रेंज के लिए? 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन g, और h के लिए लिखा जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां से g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहां से बचेगा 2 cos थीटा। सो 2 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। इट्स कम्स आउट टू बी 4 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ओके, ये एक हमारे पास छोटा सा रिजल्ट आ गया है। अब जो tan थीटा होता है, अगर हम ट्राइंगल की फॉर्म में देखें तो इसको O लिखें, A लिखें और इस पॉइंट को अगर मैं B लिखता हूं, OAB एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब लिखा जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। A से लेके B को मैं Y लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y डिवाइडेड बाय r/2, रेंज का हाफ। इस तरह से tan थीटा का वैल्यू आ गया 4 इक्वल्स टू y, ये r/2 4 के साथ इधर tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो r/2 लिख दिया। इनको सॉल्व करेंगे 2r इक्वल्स टू y। ओके, आपको और क्या कहा गया है? रेंज इज इक्वल्स टू हाइट। इस कंडीशन को भी हम यूज कर सकते हैं, r की जगह h लिख सकते हैं। सो 2h इक्वल्स टू y। ये एक छोटा सा रिजल्ट है। अब आपसे पूछा गया एट व्हाट हाइट अबव पॉइंट P, P पॉइंट से ऊपर कितना होगा? तो y से इस h को जब माइनस करेंगे तो आपको P पॉइंट के ऊपर का डिस्टेंस पता लग जाएगा। ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस अबव पॉइंट B, तो AP जो है वो कितना होगा? y माइनस h। y का वैल्यू है 2h माइनस h, इट्स कम्स आउट टू बी h। तो आपको h अबव टारगेट करना पड़ेगा इस तरह से। दिस इज अवर आंसर।
आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सेकंड की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड आपके सामने है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर। ओके, सो h का वैल्यू आपको 4 मीटर दे रखा है। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन? आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है कि वेलोसिटी का प्रोजेक्शन क्या होगा। सो इस इंफॉर्मेशन से अगर हम सॉल्व करने लगे, 4 मीटर है, h का फॉर्मूला जब देखें तो ये लिखा जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 4। ओके, यहां से u साइन थीटा देखा जा सकता है u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इक्वल्स टू 4। 2g इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो u साइन थीटा होता है आप सबको पता है, ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 8g और uy कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 8g। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया इसका, ठीक है। y कंपोनेंट आपको पता लग गया इनिशियल स्पीड का। अब हमें क्या करना है, x कंपोनेंट पता करना है। क्या होगा, x कंपोनेंट कहां से आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज से। हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है 12 है। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का जब हम फॉर्मूला देखेंगे, रेंज कैन बी रिटन एज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। u को साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लिखा जा सकता है। तो जब मैं u को साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लिखूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा 2u कॉस थीटा u साइन थीटा अपॉन g, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये जो है y कंपोनेंट, ये क्या था, u साइन थीटा। u साइन थीटा ये है y कंपोनेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है। यहां से u cos थीटा जो कि x कंपोनेंट होगा वो हम पता कर लेंगे। r की वैल्यू 12 है, r की जगह 12 रखिए, g इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू u cos थीटा जो कि x कंपोनेंट हो गया और y कंपोनेंट कितना है 8g। करेक्ट है, इतना समझ आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 6g आएगा, डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ 8g से, ये आ गया मेरे पास x कंपोनेंट। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। सो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है जो y कंपोनेंट को बता रही है और ये x कंपोनेंट को बता रही है प्रोजेक्ट जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को। अब हमें टोटल वैल्यू जब निकालनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करते हैं, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, इस तरह से। चलिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 36g स्क्वायर, 36g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g प्लस ये होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8g आ जाएगा, इस तरह से। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। 8 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो आ रहा है 36g स्क्वायर प्लस 64g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g, कुछ ऐसा आ रहा है। ये हो जाएगा 100, 36 प्लस 64 और g स्क्वायर, ये आ जाएगा 10g और रूट में लिखा जाएगा 8g, इस तरह से। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे 10g और ये जो चीज है आप चाहो तो इसको टोटल पूरे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे g स्क्वायर अपॉन 8g, इस तरह से। ये एक g वाला टर्म कैंसिल हो गया है तो रूट के अंदर g बचा है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिखा जा सकता है, ठीक, 2√2 लिखा जा सकता है। तो जब आप 2√2 ऐसे इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया 5g/2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा।
न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपके सामने। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है? ए प्रोजेक्टाइल हैज ए टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड रेंज r। ओके, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल्ड कीपिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, थीटा का वैल्यू सेम रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो गया है, व्हाट हैपन टू द रेंज? रेंज क्या डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, 8 टाइम होगा, क्या होगा रेंज के साथ? देखते हैं। आपके सामने मैं बेस्ट 20 न्यूमेरिकल रख रहा हूं इस टॉपिक पे। आने वाले लेक्चर्स में भी मैं कोशिश करूंगा कि हर छोटे छोटे टॉपिक पे जो कि आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट से देखते हैं, तो हर टॉपिक पे बेस्ट 20 न्यूमेरिकल्स आपके सामने पेश करूं, चाहे वो 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, न्यूक्लियाई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और उनके जो फर्दर सब टॉपिक्स होते हैं, हर किसी पे एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई जाए, प्ले लिस्ट बनाई जाए, सो दैट कि जो थ्योरी आपको आती है उसको आप, थ्योरी आने के बाद भी बच्चों में ना फिजिक्स का एक खौफ रहता है, एक डर बना रहता है, उस डर को कैसे खत्म करना है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हेल्प से। जिस दिन आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, फिजिक्स से आपका डर खत्म हो जाएगा। और उसी डर को खत्म करने के लिए मैं आपके सामने हर टॉपिक पे बेस्ट 20 न्यूमेरिकल्स पेश करूंगा, सो दैट कि आप जितने भी थ्योरी सीख चुके हैं, जितना भी रट्टा लगा चुके हैं, उनको अप्लाई कर सकें, आप में कॉन्फिडेंस आ सके, और एग्जाम में जाते जाते आपको और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। बस इन न्यूमेरिकल्स की आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, इनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करते करते अच्छे से समझना है कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, क्या यहां पर वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल्ड। सबसे पहले तो हमें दोनों का फॉर्मूला लिख लेना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब क्या कहता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, जी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ध्यान से सुनना बात को, यही है इस क्वेश्चन में, इसी बात को ध्यान में रखना है। थीटा कांस्टेंट कह दिया उसने, जी कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, टी डबल किसके कारण होगा? अगर यू की वैल्यू डबल हो जाएगी तो टी भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट? तो ये टी हो गया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम को डबल करने के लिए यू को क्या करना पड़ेगा? यू की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 2u पुट करना पड़ेगा। बात ध्यान में रखना। ओके, अब रेंज देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज क्या होता है? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसको अच्छे से लिखें। क्या यहां पर टाइम ये रिजल्ट दिखाई देता है? 2 भी है, u भी है, साइन थीटा भी है, g भी है, ठीक है। तो 2u साइन थीटा अपॉन g। रेंज में देखो टाइम ऑफ फ्लाइट छिपा हुआ है, 2u साइन थीटा अपॉन g, u cos थीटा बच गया, u cos थीटा बच गया। तो ये है इनिशियल सिचुएशंस। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से आ गया t u cos थीटा, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब बात आती है जो आपको गिवन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल्ड, तो रेंज को क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट को 2d कर देंगे, रेंज क्या होगा? क्या आंसर होना चाहिए? आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि r डैश क्या होना चाहिए? r डैश होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो गया तो 2d पुट करेंगे, u को क्या पुट करना है? 2u पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2u cos ऑफ थीटा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने r डैश जो नया वाला रेंज होगा वो ऐसा क्यों लिखा है। उसने गिवन दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल, मैंने पुट कर दिया। और टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कब होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कब होगा? जब u क्या होगा? डबल होगा। इसीलिए मैंने यहां पर u को 2u कहा था कि पुट करेंगे सिचुएशन। यहां पर ये देखो 2u पुट कर दिया, तो r डैश की वैल्यू क्या आ गई? ये हो गया 4t u cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब ये है रेंज पहले वाला, ये है नया वाला, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, आपके सामने ही है। तो r डैश क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। दिस इज अवर रिजल्ट होगा कि जैसे जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट डबल करेंगे तो रेंज क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। जो भी आपको डाटा गिवन है उसको थोड़ा लिखना होता है गिवन क्वांटिटीज को, और सोचना है कि आखिर हमें करना क्या है।
ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया एंड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड आपको गिवन है। व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड के बाद वो जो वेलोसिटी रही होगी प्रोजेक्टाइल की, वो कितना एंगल बना रही है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एंगल हमें कैलकुलेट करना है 1.5 सेकंड के बाद, ये फर्स्ट हाफ में आता है प्रोजेक्टाइल के कि सेकंड हाफ में आता है। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले की सिचुएशन है, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद की सिचुएशन है। तो वो कैसे पता करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके। तो जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें सबसे पहली अप्रोच निकलेगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना, जो है 2u sin थीटा अपॉन g। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, 2 लिखा जाएगा, u का वैल्यू 30 है, 30 लिख दिया, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है 1/2 और g की वैल्यू आपको 10 पुट करनी है। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 3 सेकेंड। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है किस टाइम पे देखना है? 1.5 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है जिसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, तो 1.5 सेकेंड आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जो मैक्सिमम हाइट को इस पॉइंट को बिलोंग करेगा। यहां पर P पे 1.5 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा। ओके, तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? आई होप को आप सबको ये आंसर पता होगा। ये सवाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम यहां पर डायग्राम बना देते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कितना एंगल होगा। तो सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि इस टाइम पे पार्टिकल है कहां पर, इधर है, इधर है, इधर है, किस फेज में है। सो हाईएस्ट पॉइंट पे सबको पता होगा, जिसने भी मेरा प्रोजेक्टाइल का बेसिक फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। वहां पर y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल बनाएगी। सो एट 1.5 सेकेंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल इज 0। सो 0 डिग्री इज द आंसर। आई होप कि आपको कुछ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। सो इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। At a height of 0.4 meter from the ground, the velocity of projectile in vector form is this. वेक्टर फॉर्म का सवाल आपके सामने है जहां पर वेलोसिटी गिवन है, बट ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ये वेलोसिटी कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट में एट ए हाइट ऑफ 0.4 मीटर। इस हाइट पे ये वेलोसिटी वेक्टर है। कहता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इनिशियल एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, आपको ये बताना है। इसको बताने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और इसको एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को। ये आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में आपको कुछ एक इंस्टेंट पे यहां पर एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, ये वाला, ये वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। ओके, इसका x कंपोनेंट है 6 और y कंपोनेंट है 2। तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये x कंपोनेंट हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और v y कंपोनेंट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया vx, इस तरह से, राइट। ये जो पॉइंट है ये 0.4 मीटर की हाइट पर है। तो 0.4 मीटर की हाइट पे है ये पॉइंट। ये है इनिशियल, तो ये है थीटा। तो थीटा से आपको पता है इनिशियली uy लिखा जाता है और ux लिखा जाता है। आपको ये थीटा कैलकुलेट करना है। अब हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, जिसको vx से मैंने डिनोट किया है, ये सेम रहेंगे। सो ux का वैल्यू vx के बराबर होगा, जिसको 6 i कैप लिखा जा सकता है। सो ux हो गया 6 i कैप, ये आ गया हमारे पास ux का वैल्यू। अब हम vx कैलकुलेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आप सबको पता है जब भी मुझे ये थीटा निकालना है, tan ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है, तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। x कंपोनेंट तो हमें पता लग गया, y कंपोनेंट की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, tan थीटा कैलकुलेट होगा। इसीलिए मुझे इन कंपोनेंट्स की जरूरत है। ये तो पता लग गया, इसको कैलकुलेट करना है। ये है इनिशियल वैल्यू, ये है आफ्टर ए हाइट ऑफ दिस, ये वैल्यू।
सो इनिशियल और इसको फाइनल सिचुएशन मानते हैं। इसको मैं अगर a लिख रहा हूं, इसको b लिख रहा हूं, तो y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं अलोंग y एक्सिस। सो अलोंग y एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। क्या इक्वेशन होगा? vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। s की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 मीटर इतनी होगी। आई होप कि आपको इक्वेशन लिखना हो गया होगा। होता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक्सेलरेशन है माइनस g, सबको पता है। ओके चलो वैल्यूज पुट करते हैं। y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस uy का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको g को मैं अगर 10 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 8 बन जाएगा। माइनस 8 इस तरफ आएगा, 4 के साथ प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो ये आ गया। सो रूट ऑफ 12 ये आ गया आपके पास y कंपोनेंट। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको y कंपोनेंट भी पता लग गया, आपको x कंपोनेंट भी पता लग गया। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूले में जब मैं पुट करूंगा tan ऑफ थीटा, y कंपोनेंट की वैल्यू आई है रूट ऑफ 12 और x कंपोनेंट आया है 6। 6 को भी अगर मैं रूट में लाना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख लें कि 6 अभी रूट में नहीं था, यहां पर रूट में है। 36 का जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो 6 ही आएगा। सो 12 के टेबल में 36 आता है। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36। इसका मतलब ये हो गया कि tan ऑफ थीटा क्या आ गया? 1/√3। ओके, अब ये कब होता है थीटा? जब tan की वैल्यू कितनी हो? 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री होगा तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। जब आप इसको देखोगे ये 3 से जा रहा है तो 1/√3 आएगा। देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है? A projectile is thrown in upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with a velocity of 150 meter per second. So angle of projection आपको 60 डिग्री दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी आपको इतना दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या क्या है? व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ये कितने टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है जिसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया था वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने टाइम के बाद, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। तो लेट्स से ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। सो इनिशियली इसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया u को, और कुछ टाइम के बाद जब वो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पहुंचता है, a से b पे पहुंचता है, तो वो अब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। 45 डिग्री एंगल बना रहा है। सबसे पहली बात सबसे यहां पर लिखी जाएगी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो तो सेम ही रहता है। इसका मतलब u cos of 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी और यहां से v cos of 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके ये सेम होंगे। तो चलिए पहले इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो u cos of 60 डिग्री इक्वल्स टू v cos of 45 डिग्री। आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है 150, तो u की जगह हो जाएगा 150 cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू v हमें नहीं पता है, cos 45 लिखेंगे 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन टर्म्स को सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 75√2v। तो v का वैल्यू तो आपको पता लग गया। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। ये v का वैल्यू पता लग गया। ओके, इसका मतलब इसका y कंपोनेंट भी लिखा जा सकता है vy को। सो vy क्या होगा? vy को लिखा जा सकता है v साइन ऑफ 45 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। v का वैल्यू तो ये रहा, साइन 45 होता है 1/√2,
इसका मतलब वी वाई क्या होगा 75√2 ये v और साइन 45 हो गया 1/√2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे तो y कंपोनेंट आ गया 75 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास y कंपोनेंट। ओके, इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास सेकंड है। ओके, ये y कंपोनेंट पता लग गया। अब हमें ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। इनिशियली y कंपोनेंट क्या था जिसको हम uy लिखते हैं, वो देखना है क्या था। चलिए उसको भी देख लेते हैं uy क्या होगा। सो uy जो होगा वो होता है u साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री था ना। u का वैल्यू तो हो गया 150 और साइन 60 होता है √3/2। इनको जब आप सॉल्व करोगे 75√3, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हम पैरामीटर सब हमें पता लग गए हैं। अब देखते हैं क्या करना है। व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच दिस सिचुएशन अराइज, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग आपको वैल्यूज अब पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसको अप्लाई कर दीजिए, ये सबको पता होता है कैसे अप्लाई करते हैं। v का वैल्यू कितना हो गया, यहां पर ये देखिए कितना वैल्यू है, y एक्सिस के अलोंग अप्लाई करना है तो मैं यहां पर y एक्सिस भी लिख रहा हूं। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये y एक्सिस का वैल्यू आया है 75 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 75√3, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस g और t। हमें t कैलकुलेट करना है, ये नेगेटिव टर्म को इधर ले आइए, 75 को उधर ले चलिए, तो gt 75√3 माइनस ऑफ 75, करेक्ट है इतना, राइट। अब क्या करेंगे, अब 75 से 75 को माइनस कर लीजिए, √3 माइनस 1 gt, g का वैल्यू 10 पुट कर लीजिए, तो 7.5√3 माइनस 1। सो इतने टाइम के बाद बी सिचुएशन अराइज होगी जब वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री एंगल बनाएगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। मेरे सारे ही जितने भी मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं बिल्कुल ए क्लास हैं, आपको बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी आ जाती है, समझ आ जाती है और वो स्टार्ट ही डिफिकल्ट लेवल से करते हैं। जब आप डिफिकल्ट लेवल से सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे अटक जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। चौथा सॉल्व करते हैं नहीं होता, पांचवा सॉल्व करते हैं नहीं होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत ही डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट से मीडियम, मीडियम से सस्ते वाले पे नहीं आना है, कहां से चलना है आप सबको पता होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इजी अप्रोच रखिए, डिफिकल्ट लेवल फिर आएगा, मीडियम पे आइए, डिफिकल्ट पे आइए। एचसी वर्मा की किताब जब भी आप सॉल्व करते होंगे, आप सवाल सॉल्व करिए, थ्योरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। रीजन एक ही होता है कि वहां पर क्या है, ऐसे है, स्टेयर्स की तरह सवाल बने हुए हैं कि इजी से शुरू होता है। आप बोलोगे यार ये एचसी वर्मा तो बहुत इजी है, देखो कैसे सॉल्व हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब लगेगा हाँ यार यहाँ पर थोड़ा जोर लगेगा ना। आगे बढ़ोगे, लास्ट वाले जो 7-8 सवाल होते हैं वहां पर अरे ये तो आएंगे नहीं कंपटीशन में, ये तो नीट लेवल के नहीं है, इनको छोड़ ही देते हैं। एक्चुअल मुद्दा क्या बैठा, मुद्दा ये बैठा कि वो डिफिकल्ट थे, तो आपने अपने आप को समझा लिया ये तो एग्जाम में आएंगे नहीं ऐसे सवाल, ये तो मुश्किल है, ऐसा सवाल कहां आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इजी से शुरू करिए, थ्योरी को अपने पास रखिए, जैसे सवाल पकड़ते हो थ्योरी को देखिए कि थ्योरी यही बोल रही है। जब आपको थ्योरी आती होगी, दिमाग में बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, हाथ ऐसे चलना चाहिए कि यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब इस तरह से आपका माइंड कहेगा कि इसके बाद ऐसा ही होना चाहिए, इसका मतलब आपको फिजिक्स आ रही है, आप फिजिक्स सीख रहे हो। फिजिक्स को सीखना है, अच्छे से बढ़ना है, लाइफ में एक्सेल करना है। बहुत बड़ी जिंदगी होती है, 2 साल आपको फिजिक्स सीखनी है, 11th क्लास 12th क्लास, जो जिंदगी में चाहा है वो आपको मिलेगा, बस रेगुलर आपको मेहनत करनी है। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।